अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये साल 1945 का था। दूसरी जंग अजीम अपनी हौलनाक तबाहियों के साथ ख़त्म हो चुकी थी। In the end, victory over Germany. First record at the dome of Nagasaki, target by atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. दुनिया के सामने सोवियत यूनियन और अमेरिका दो बड़ी ताकतों के रूप में सामने आ चुके थे। उस वक्त तक दुनिया ने करोड़ों इंसानों की कुर्बानी देकर हिटलर का खात्मा तो कर दिया था, लेकिन दुनिया एक बार फिर खामोश तबाही की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। अभी तक अकेला अमेरिका ही था जिसके पास एटॉमिक वेपन्स थे। 29 अगस्त साल 1949 को सोवियत यूनियन भी अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है। अब दुनिया में दो ममालिक के पास एटॉमिक वेपन्स थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन ये समझ चुके थे कि इनका फेस टू फेस मुकाबला करना, यानी कि दो बड़ी एटॉमिक पावर्स का, इनके लिए भी खतरा है और दुनिया के लिए भी खतरा है। इसी वजह से दोस्तों अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी जंग की स्ट्रेटेजी तब्दील करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है एक खामोश जंग की, जिसे तारीख के सफ़हात में कोल्ड वॉर के नाम से याद किया जाता है। कैसे शुरू हुई ये जंग और कौन से ऐसे कंट्रीज अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एज अ पंचिंग बैग इस्तेमाल हुए, आइए कोल्ड वॉर की पूरी कहानी जानते हैं आज की इस वीडियो में। And to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. One aspect of the present situation, which I present to you at this time for your consideration and decision, concerns Greece and Turkey. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men, led by communists. Patria o muerte. कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर को कहा जाता है जिसमें कंपिटिटर्स कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी वॉर एक ऐसी वॉर को कहा जाता है जिसमें दो बड़ी ताकतें कभी भी फेस टू फेस नहीं लड़ती, बल्कि वो छोटी रियासतों का सहारा लेती हैं। आइए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अमेरिका का अलाय है ईरान और सोवियत यूनियन का अलाय है इराक। इसमें अमेरिका ईरान को सपोर्ट करेगा, ईरान को ये सपोर्ट इकोनॉमिकली भी करेगा और हथियारों के जरिए भी सपोर्ट करेगा, और उस तरफ से सोवियत यूनियन इराक को सपोर्ट करेगा इकोनॉमिकली भी और हथियारों के जरिए भी। इसमें क्या होगा, इसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन डायरेक्टली आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। इसमें ईरान और इराक को ये सपोर्ट करेंगे और ईरान और इराक आपस में मुकाबला करेंगे। प्रॉक्सी वॉर में अलाइज का मुकाबला होता है। इसमें दो बड़ी ताकतें आपस में मुकाबला नहीं करती, क्योंकि अगर दो बड़ी ताकतें आपस में मुकाबला करेंगी तो इसका नुकसान ज्यादा होगा। ऐसा ही कुछ हमें कोल्ड वॉर में दिखाई देता है। अगर अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मुकाबला करती तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। दोस्तों इस कोल्ड वॉर के नतीजे में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुए। अगर दोस्तों कोल्ड वॉर की गहराई में जाएं तो इसको सबसे पहले एक इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने इस्तेमाल किया। इसने 19 अक्टूबर साल 1945 को बरतानिया के एक न्यूज़पेपर में एक ऐसे पब्लिश करवाया और उसका उन्वान था यू आर द एटॉमिक बॉम्ब। इस ऐसे में कोल्ड वॉर की टर्म इसने पहली मर्तबा इस्तेमाल की। दोस्तों कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई और ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी। इसमें दो आइडियोलॉजीज थी, एक कम्युनिज्म और एक कैपिटलिज्म। इसमें कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन और उसके अलाइज फॉलो कर रहे थे और कैपिटलिज्म को अमेरिका और उसके अलाइज फॉलो कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इन दो आइडियोलॉजीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों कैपिटलिज्म आता है कैपिटल से और इसका मतलब होता है पैसा। कैपिटलिज्म एक ऐसी सोच का नाम है जिसमें कारोबार में हुकूमत का अमल दखल नहीं होता और ये कारोबार टोटली प्राइवेट होता है। इसमें इदारे आपस में compete करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाएगा। कैपिटलिज्म को आप फ्यूडलिज्म की न्यू फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों दूसरी तरफ कम्युनिज्म की बात की जाए तो कम्युनिज्म कम्युनिस्ट से आता है और इसका मतलब होता है कॉमन, और ये एक सोशियो पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। अगर इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये एक ऐसी सोसाइटी का नाम है कि जिसमें जो शख्स जितना ज्यादा काम करेगा
उसको उसकी जरूरियात के मुताबिक अशिया दी जाएंगी। दोस्तों, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये दो आइडियोलॉजीज थी जो जंग की वजह बनी। अगर हम दोस्तों तारीख में थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि कोल्ड वॉर रशिया रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुई। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया में एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और इसमें दो ग्रुप्स थे। इसमें एक ग्रुप था द रेड आर्मी जिसको कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, और इसमें दूसरा था द व्हाइट्स, इसको कैपिटलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। आखिरकार दोस्तों ये जंग द रेड आर्मी जीत गई। हालांकि जापान, फ्रांस और यूके ने अपनी आर्मी द व्हाइट की मदद के लिए भेजी, लेकिन फिर भी द रेड आर्मी जीत गई। उसकी वजह यह थी कि द रेड आर्मी वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइटेड थी। इस जंग के बाद 1922 में सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट की हुकूमत कायम हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के अलाइज थे और दोनों ही एक्सिस पावर्स यानी कि जर्मनी और जापान के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। इस जंग के खत्म होते ही दोनों पावर्स ने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा करने की कोशिश की। अमेरिका कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहता था और सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को। इन दो आइडियोलॉजीज की वजह से पूरा यूरोप भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ कम्युनिज्म को। इसी कश्मकश में दोस्तों यूरोप में एक लाइन खिंच जाती है और इस लाइन को आयरन कर्टन कहा जाता है। आयरन कर्टन एक ऐसी बाउंड्री थी जिसने यूरोप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से को यूएस लीड कर रहा था और दूसरे हिस्से को सोवियत यूनियन। यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ही जबरदस्त चाल चली। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पूरा यूरोप कम्युनिज्म के चुंगल में फंस जाए। अमेरिका ने एक जबरदस्त प्लान लॉन्च किया जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। अमेरिका इस प्लान के तहत अपने बिहाफ पे जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया को कर्जा देता है और कहता है कि जो भी आपका जंग में नुकसान हुआ है या जो भी शहर आपके इस जंग में तबाह हुए हैं तो आप उनको आबाद करो और सारा पैसा अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में इन्वेस्ट कर दो। इन ममालिक को अमेरिका ने इस प्लान के तहत 13.3 बिलियन डॉलर्स दिए, जो कि आज के मुताबिक 173 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस मार्शल प्लान का मकसद ये था कि इनको कर्जा देकर इन कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब जाहिर है कि अमेरिका इन कंट्रीज को इतनी ज्यादा रकम दे रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, तो जाहिर है वो कैपिटलिज्म को ही सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अमेरिकन प्रेसिडेंट एस ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 में एक स्पीच में पेश की। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक अमेरिका को ऐसे कंट्रीज की इकोनॉमिकली और सियासी तौर पर हेल्प करनी होगी जिनको दूसरे कंट्रीज से खतरात हैं। ऐसा करने से वो कंट्रीज हमारे ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे। इस पूरी जंग में एक ही जबरदस्त पॉलिसी थी जो कि जॉर्ज एफ कैनन ने इख्तियार की, जिसको कंटेनमेंट पॉलिसी कहा जाता है, जो कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी का मकसद था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना। अमेरिका ने प्रोपेगेंडा पोस्टर्स भी छपवाए कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिज्म को रोके। इससे क्योंकि अमेरिका को खतरा था कि कहीं पूरा यूरोप ही कम्युनिस्ट ना हो जाए। अगर हमने इसको ना रोका तो कहीं फ्रांस और भारत भी कम्युनिस्ट ना बन जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कोल्ड वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। इसमें सबसे पहला आता है बर्लिन ब्लॉकेड 1948। ब्लॉकेड का मतलब होता है घेर लेना, और सोवियत यूनियन ने बर्लिन शहर को टोटली घेरे में ले लिया और इस शहर की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। लेकिन यूएस और यूके ने हवाई जहाजों के जरिए फूड और दूसरी अशिया की सप्लाई की। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक दिन के अंदर 1500 हवाई जहाजों के जरिए 4500 टन कार्गो सप्लाई किए गए। लेकिन सोवियत यूनियन ने 1949 को यह ब्लॉकेड खत्म कर दिया क्योंकि सप्लाई को रोकना नामुमकिन था। 1949 में जर्मनी भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी। दोस्तों सोवियत यूनियन की पावर ज्यादा होती जा रही थी तो अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन कैंप की जिसे नेटो कहा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे नेटो के नाम से याद किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन के वक्त इसके मेंबर्स की तादाद 12 थी। नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है
और इसका मकसद था कि सोवियत यूनियन के फैलाव को रोकना। अब दोस्तों अमेरिका का मानना था कि सोवियत यूनियन एक इविल एम्पायर है, यानी कि जुल्म पर मबनी एक एम्पायर है जो कि दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ ले जाएगा। इसमें यह भी था कि अगर नेटो के किसी अलाय पर भी हमला किया जाता है तो यह पूरी नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसा ऐसा दोस्तों नेटो मजबूत होती गई और इसके साथ कंट्रीज शामिल होते गए और आज इसकी तादाद 31 है। लेकिन जैसे ही 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो इससे दुनिया का बैलेंस बदल जाता है। अभी तक तो अमेरिका दूसरे कंट्रीज को यह धमकी देकर अपने साथ शामिल कर लेता था कि हम आप पर एटम बम गिरा देंगे अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं हुए तो। अब दोस्तों जैसे ही सोवियत यूनियन के पास एटॉमिक पावर आई तो इससे दुनिया का डर खत्म हो गया, इससे यूएस की टेंशन बढ़ गई। अब दोनों ही कंट्रीज एटॉमिक पावर्स बन गए थे। दोनों कंट्रीज अमेरिका और सोवियत यूनियन आर्म्स रेस में इस हद तक बढ़ गए थे कि इन्होंने इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च कर दिया था। आप दोस्तों इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास इतने हथियार हो गए थे कि ये दोनों कंट्रीज दुनिया को 2 बार मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते थे। अब दोस्तों कोल्ड वॉर में कोरियन प्रॉक्सी वॉर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। साउथ कोरिया पर अमेरिका ने कब्जा जमा लिया था और नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन ने। इसमें साउथ कोरिया कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म को। इन दोनों के दरमियान 38th पैरेलल बॉर्डर कैम हो गया जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग करता था। 25 जून 1950 को एक जबरदस्त मुकाबला होता है। इसमें दोस्तों नॉर्थ कोरिया 38th पैरेलल बॉर्डर को क्रॉस करके 75,000 बड़ी आर्मी के साथ साउथ कोरिया को इन्वेड करता है। कोल्ड वॉर की तारीख में यह पहला मिलिट्री एक्शन था जो कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से किया गया। दोस्तों 27 जून 1950 को अमेरिका भी साउथ कोरिया की मदद के लिए अपनी आर्मी भेजता है, जबकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड थी। इस जंग में 2.3 मिलियन लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी। दोस्तों सोवियत यूनियन ने अपनी ताकत को बढ़ाने और कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ट्रीटी साइन की जिसे तारीख में वॉरसॉ पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि यह ट्रीटी सोवियत यूनियन ने क्यों साइन की। दोस्तों वॉरसॉ पैक्ट नेटो के खिलाफ एक काउंटर अलायंस था और नेटो का जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। वॉरसॉ पैक्ट 14 मई 1955 को साइन किया जाता है और इसका मकसद यह था कि नेटो की बढ़ती हुई पावर को रोकना। ये एक सियासी और मिलिट्री अलायंस था। अब दोस्तों इसका मकसद भी नेटो की तरह बिल्कुल वाज़ेह था। अगर किसी भी वॉरसॉ पैक्ट के अलाय पर हमला किया जाएगा तो ये पूरे वॉरसॉ पैक्ट पर हमला होगा। अगर किसी भी अलाय पर हमला किया जाता है तो वॉरसॉ पैक्ट के तमाम अलायंस उस पर हमला करेंगे और इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज शामिल थे। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।